कल का असाइनमेंट ये मैंने आपको दिया था। अभी इवैल्यूएट भी तो करना है, क्या सही है क्या गलत। ओके, साइंस का था, क्रॉप प्रोडक्शन के ऊपर था। ये था, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि sunflower seeds provided mainly with, that is fats, carbohydrate, proteins and vitamins। ठीक है, तो सीड्स हैं, सनफ्लावर है, तो उसके सीड्स बेसिकली आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, दैट विल बी फैट, फैट ज्यादा प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, दैट इज ए। ठीक है, फैट प्रोवाइड करेंगे। आपने क्या किया देखें, रॉन्ग। नेक्स्ट देखो यहाँ मोस्ट कॉमनली ग्रोन सीरियल क्रॉप इज राइस, मेज, व्हीट, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑब्वियसली अगर आप देखें व्हीट मोस्ट कॉमन, तो आदमी गेहूं, चावल, ठीक है, भुट्टा, अगर आप इसकी बात करें तो दैट इज फाउंड। ओके, तो यहाँ पे देखें तो दैट इज व्हाट ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ऑल ऑफ दीज ये लगाया था, एक रॉन्ग हो गया उसमें, उसको रॉन्ग कर देना। ठीक है, क्रॉप सोन ड्यूरिंग विंटर्स, तो ये भी हमने देखा था कि भाई विंटर में करते हैं और हार्वेस्ट करते हैं। ठीक है, तो कौन सा होता है, यस दैट इज, वो आपका करेक्ट ही है। द मेथड ऑफ स्कैटरिंग सीड्स इन द फील्ड, यानी कि स्कैटरिंग, छितरना। नो, हैंड पिकिंग तो उसको करते हैं मैं, हाथ से उठाना। यहाँ पे क्या कह रहा, मेथड ऑफ स्कैटरिंग, सीड को फेंकना हाथ से, ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। रॉन्ग हो गया। चलो नेक्स्ट कह रहा मैच द कॉलम, तो मैच द कॉलम आई थिंक आपने सही किया था। हॉर्टिकल्चर आपने लिखा है यहाँ पे, खरीफ, रबी एंड दो नहीं आ रहा था, क्रॉटन, हाँ दो वाला, ये वाला। तो देखो दैट इज व्हाट, ठीक है, खरीफ क्रॉप, यस, ठीक है, रबी क्रॉप दैट इज पोटैटो। उसके बाद आता कॉम्पोस्ट मेन्योर, ग्रीन मेन्योर। अब देखो यहाँ पे एग्रीकल्चर वेस्ट, ये आपका क्या कहलाए, ग्रीन मेन्योर। ग्रीन मेन्योर किस वजह से, प्लांट क्रॉप उगा, ठीक है, हार्वेस्ट किया, अब वो प्लांट वहीं पे है, तो अगर उस प्लांट को मिट्टी में मिला दिया जाए जिससे आप हार्वेस्टिंग कर चुके हैं, तो क्या होगा, वो हो जाएगा वो मेन्योर, तो वो ग्रीन मेन्योर कहलाता है। कंपोस्ट मेन्योर ड्राई लीव्स, ठीक है, कंपोस्ट इससे बनाते हैं। तो ये आपके गलत थे ये दो, हाँ, ये वाले दो गलत थे। ठीक है, बाकी आई थिंक और सब सही किया था, ऑल आर करेक्ट यहाँ पे लगाया है। और तो सही था। विनोइंग, थ्रेशिंग, अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या किया तुमने, 9 किया ही नहीं है। नहीं, तो यहाँ पे पिक द रॉन्ग। पेस्टिसाइड होता है, हर्बिसाइड होता है, वीडीसाइड वीड्स को किल करता है, इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट्स को, हर्बिसाइड हर्ब्स को, पेस्टिसाइड, हॉर्टिसाइड कुछ नहीं होता। हॉर्टिसाइड इज द लॉन्ग वर्ड, रॉन्ग वर्ड, सॉरी। नेक्स्ट, राइट द करेक्ट वर्ड्स बाय पुटिंग लेटर्स इन करेक्ट सीक्वेंस। तो ये है विनोइंग और ये है थ्रेशिंग।
तो भाई यहाँ पे देखते हुए ये चीज समझ में आ रही है कि आपका स्कोर होता है 7। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आज कल मैथ्स का टेस्ट है। ठीक है, मैथ्स का टेस्ट कैसे होगा देखो, याद रखिएगा, जो आपका टाइम दिया हुआ है उस टाइम पे आप लाइव आएंगे इस पे। ठीक है, इस पे लाइव आएंगे, नहीं तो यहाँ पे आना पड़ेगा, तो आपको मोबाइल लेके आना पड़ेगा। तो आप लाइव आएंगे, पेपर आपको शेयर किया जाएगा, लिंक जैसे आप ओपन करोगे तो गूगल फॉर्म की तरह खुल जाएगा। ठीक है, और जैसे ही लाइव आए, जैसे मोबाइल पे लाइव आ गए, फिर मैंने पेपर भेजा, ठीक है, पर्सनल टेलीग्राम पे जाएगा। वो जब पेपर भेजा तो आप इसको क्या करेंगे, एंड नहीं करेंगे, यहीं से क्या कर देंगे, मिनिमाइज। ठीक है, तो देखो जैसे ही मिनिमाइज करेंगे, सी है, मैं अपना कैमरा ऑन कर देता हूँ। देखा, अब आप अगर जब मिनिमाइज करना है सिर्फ, देखो वीडियो ऑन है ना, देखो। ठीक है, मिनिमाइज करके फिर कहाँ जाएंगे, टेलीग्राम पे गए, उस लिंक को ओपन किया और बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ देख रहा हूँ। और जब सॉल्व करके सबमिट कर लेंगे, ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे रिसीव हो जाएगा पेपर। और फिर उसके बाद जो है, जब वो फाइनली आप कर लेंगे, तो यहाँ पे ये जो टेस्ट वाला सेक्शन होगा, इसमें यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे जाना है और उसमें आंसर्स मार्क करने हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे टेस्ट आपको दिखाई देगा इस जगह पे, जैसे यहाँ पे देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, ये टेस्ट की तरह दिखेगा। ठीक है, जैसे असाइनमेंट किया वैसे ही आप जब उसको ओपन करोगे तो लिख के आएगा स्टार्ट टेस्ट। जब स्टार्ट टेस्ट करोगे तो फिर जो क्वेश्चन का जो ऑप्शन था, क्वेश्चन नंबर 1 का ए, क्वेश्चन नंबर 2 का बी, तो उसमें आपको क्या करना है, जाके क्लिक करना होगा। ठीक है, ओके। हाँ, ठीक है, ये होगा, आपको जाएगा, गूगल फॉर्म भी जा सकता है या फिर पीडीएफ भी जा सकता है, यानी सॉल्व करके सिर्फ आंसर लगाना इसी में होगा। ठीक है, पॉइंट समझ गया ना, वैसे ही। चलो अब हम सॉल्व करते हैं आगे क्वेश्चंस। आज मैथमेटिक्स के पहले देखते हैं। ठीक है, तो हमने किया था मैथमेटिक्स में, हमने शुरू से स्टार्ट कर दिया था ना, लीनियर इक्वेशन विद वेरिएबल। चलो इसमें क्योंकि एज वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, जाकिर्स मदर, जाकिर्स मदर present age is 6 times। अच्छा, इस टाइप के जितने क्वेश्चन होते हैं उसमें ये देखा जाता है सबसे पहले कि किससे कंपेयर किया जा रहा है। वो जो कंपैरिजन जिससे किया जा रहा है वो आपका वेरिएबल है, वो आपका एक्स है, वो आपका वाई है। ठीक है, तो जाकिर्स मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स जाकिर्स एज, जाकिर्स प्रेजेंट एज, सॉरी, जाकिर्स प्रेजेंट एज, जाकिर्स एज 5 years from now will be 1/3 of this mother's present age. What are their present age? Present ages. A, 6 years and 36 years. B, 5 years and 30 years. C, 4 years and 24 years. D, none of
these। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे प्रॉपर इसको समझेंगे भी, और कभी कभी क्या होता है कि जो ऑप्शंस होते हैं ना उनको हम डायरेक्ट रिलेट कर लेते हैं किसी एक इक्वेशन से। ठीक है, अगर वो रिलेशन, जैसे देखो यहाँ पे जाकिर की एज 6 गुना दिख रही है ना, मदर की 6 गुना दिख रही है, यहाँ भी 6 गुना दिख रही है, यहाँ भी 6 गुना दिख रही है। तो जो हमें सिचुएशन दी होती है उससे हमने मैच किया, लेकिन वो सिचुएशन हर ऑप्शन में दिख रही है, तब तो कंफ्यूजन है, तब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, जाकिर्स मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स जाकिर्स प्रेजेंट एज। जाकिर की मदर की एज से कंपेयर किया जा रहा है या जाकिर की एज से कंपेयर किया जा रहा है? जाकिर की एज से। तो जब जाकिर की एज से कंपेयर किया जा रहा है तो जाकिर्स एज जो प्रेजेंट होगी वो हमने मान लिया x। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मदर्स एज कितनी हो जाएगी, मदर्स एज 6x हो जाएगी, दैट विल बी 6x। ठीक है, दैट विल बी 6x। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हैं, जाकिर्स एज 5 years फ्रॉम नाउ, अभी से 5 साल बाद। तो जाहिर सी बात है जाकिर की एज में 5 साल ऐड होगा, मदर की वही रहेगी, मदर भी 5 साल, यस। तो जाकिर्स एज 5 years नाउ विल बी, जाकिर्स एज 5 years फ्रॉम नाउ, देखा, विल बी 1/3 ऑफ, देखते जाओ क्या कर रहे हैं। ठीक है, हिज मदर्स प्रेजेंट एज। ठीक है, मदर्स प्रेजेंट एज का 1/3। तो यहां पे क्या हमें 6x प्लस 5 करने की रिक्वायरमेंट थी? नहीं थी। अगर ये यहां पे लिखता कि मदर्स प्रेजेंट एज नहीं, ठीक है, लिखता कि 5 years फ्रॉम नाउ सिर्फ जाकिर्स एज इज 1/3 ऑफ हिज मदर्स एज, तब हम लिखते x प्लस 5 इज इक्वल टू 1/3 ऑफ 6x प्लस 5। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है, 5 जाकिर एज 5 years फ्रॉम नाउ विल बी, यानी जाकिर की 5 साल बाद वाली एज मदर की प्रेजेंट एज का 1/3 होगा। तो प्रेजेंट एज कितनी है, 6x। तो अब ये हो जाएगा 2x। सो व्हाट यू विल गेट, x प्लस 5 इज इक्वल टू 2x। ठीक है, तो हाँ, तो यहां पे ये हो गया, तो दैट विल गिव यू x इज इक्वल टू 5x। दैट इज ऑप्शन। समझ में आ गया? अब कैसे सर, अगर हमें डायरेक्ट करना हो तो देखो यहाँ पे कह रहा था जाकिर की मदर की एज 6 गुना है, तो इन सब में 6 गुना था। अब हम आते हैं सेकंड सिचुएशन पे कि 5 साल बाद, तो मान लो 5 साल बाद जाकिर की एज, ये प्रेजेंट एज दी हुई ना, कितनी हो जाती, 11। तो क्या 11 इसका 1/3 है? नहीं। 5 साल बाद कितना होता, 10। तो 30 का 10 1/3 है, ये हम रख सकते हैं एक ऑप्शन में। ठीक है, फिर 5 साल बाद कितना होता, इस क्यों हम कर रहे हैं, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में दिया हुआ 24 का 1/3 है, 9। नहीं, तो इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये भी कर सकता है। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन देना है आपको ना, तो यू मस्ट बी श्योर शॉर्ट, टाइम सेव करना है। ठीक है, तो इस सिचुएशंस को हम यहाँ पे ढूंढते हैं। चलो इसको कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ अ डियर are grazing in the field, are grazing in the field, and
3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. A 74, B 70, C 72 या D 73। क्वेश्चन पढ़िए एक बार, देखिए समझ में आ रहा है? सॉल्व हो जाएगा? चलिए, वेरी गुड। ऑलराइट,
हो गया। देखो देखो क्या कह रहा है, हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ डियर्स, वो x हो गया। अब कह रहा है कि जितने भी हैं उस हर्ड में उसका हाफ ग्रेज कर रहा है, ठीक है, x/2 क्लियर, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, यानी जितने बचे हुए हैं x/2 बचे हैं उसका 3/4 वो क्या कर रहा है, खेल रहा है। बाकी कितने अब बचे, 9, वो पानी पी रहा है। तो ये सब मिलके x के तो बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, x/2, कैलकुलेशन फिर मिस्टेक हो रही है, 3x/8 + 9 = x। यहां पे 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x, 3x और 72, x हो गया, ये हो जाएगा 7x + 72 = 8x, 7x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 72, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यस 72, ठीक है। चलो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 years ago, Lucky was 3 times as old as Lovely. 10 years later, Lucky would be twice as old as Lovely. How old are they now? How old are they now? A. Lucky 20, Lovely 50. B. Lucky 50, Lovely 20. Lucky 60, Lovely 30. ठीक है, Lucky 30 and Lovely 60. C कैसे, 3 times as old as Lovely, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले अगर आप करोगे तो लकी 55 हो जाएगा और लवली 25 हो जाएगा। तो क्या 55 25 का 3 टाइम्स होगा, क्योंकि ये तो नाउ यानी प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं ना। ऐसे भी आप देख सकते हो 10 साल बाद लकी वुड बी ट्वाइस एज ओल्ड एज लवली। लकी जो है 10 साल बाद लवली का ट्वाइस होगा। तो देखो अब 10 साल बाद यहाँ पे क्या होगा, 30, लवली का ट्वाइस, मतलब कि यहां से एकदम साफ नजर आ रहा है लकी की एज ज्यादा ही होने वाली है। इसी में दिया हुआ है, बाकी सब में कम है, इन्हीं दोनों में ऑप्शन होगा। अब देखो 10 साल बाद ये 60 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा, 32 ज़ा 60, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्विक रिस्पॉन्स, स्मार्टनेस शो करके, और हाँ लेकिन जरूर से इसकी प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो वही होगा फिर सी ऑप्शन लगा के आ जाते। हाँ बहुत ध्यान से
ये जो शॉर्टकट्स होते हैं ये बहुत ध्यान से लगाए जाते हैं, क्योंकि गलत तो फिर गलत हो जाएगा। तो 5 years अगो बोल रहा था 10 years लेटर, तो ये सिचुएशन रखते हुए हम उसको सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सदफ इज अ कैशियर। सदफ इज अ कैशियर इन अ बैंक। She has currency notes of denominations rupees 100, rupees 50 and rupees 10 respectively. ठीक है, the ratio of the number of these notes is 2:3:5. The total cash with Sadaf is rupees 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? A 1000, 3000, 5000. B 2000, 2000, 5000. C 2000, 3000, 5000. या D 2000, 3000, 6000. अब देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है। जो आपकी डिनोमिनेशन होती है, मान लो कि 50 रुपए का नोट है और जितने नोट होंगे उसी पे आपका टोटल मनी होता है ना। 50 रुपए के 2 नोट हैं तो 100 रुपए होगा, 50 रुपए के 10 नोट है तो 500 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये कह रहा है कि जो कैशियर सदफ है इसके पास टोटल 4 लाख रुपए हैं, और जिसमें 100 रुपए के नोट है, 50 रुपए के नोट है और 10 रुपए के नोट है। ये जो नंबर ऑफ नोट्स हैं, क्योंकि 100 रुपए के नोट हैं जितने होंगे, 50 रुपए के नोट जितने होंगे, 10 रुपए के नोट जितने होंगे, उन सब की वैल्यू मिलके कितना आने वाली है? 4 लाख। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अरे जितने भी 100 रुपए के, 50 के, 10 के नोट हैं वो 2:3:5 के रेशियो में है। ठीक है, यानी 100, 50, 10 रुपए के नोट, वो उनका नंबर
2:3:5 है। तो अब देखो इसमें करते क्या है, ये जो डिनोमिनेशन वैल्यू होती है रेशियो से मल्टीप्लाई करके इसके बराबर कर देते हैं। सी वाला होगा पक्का? चलो देखते हैं। तो अब 100 रुपए यानी क्या करेंगे, 100 इंटू, ठीक है, 2x, नॉट 2x, ठीक है, प्लस 50 इंटू 3x प्लस 10 इंटू 5x इज इक्वल टू 4 लाख। ठीक है, दूसरा ये भी तरीका है कि जो रेशियो दिया हुआ है वो हम निकाल लें। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1000, तो ये हो जाएगा 1:3:5। ये क्या हो जाएगा 2:2:5। ये क्या हो जाएगा 2:3:5। और ये क्या हो जाएगा 2:3:6। तो शॉर्टकट से हमारे ये आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी, क्योंकि ऑब्वियसली हो सकता है सेम रेशियो को दे दे, तब क्या करोगे, यानी ये वैल्यू सब सेम रेशियो के दे दे फिर क्या करोगे, तो उसके लिए हमें ऑल्टरनेटिव मेथड पे रेडी रहना चाहिए। मतलब ऐसे ही सब रेशियो, आप कहते हैं सर कैसे, भाई यहाँ पे लिख के आ जाता 200, यहाँ पे लिख के आ जाता 200, 300, 500, तो इसका भी रेशियो कितना होता, तो कैसे ऑप्शन लगा पाते करेक्ट, नहीं ना। तो इसके लिए ऑल्टरनेटिव मेथड हमें पता होना चाहिए। तो इसमें वही है, डिनोमिनेशन वैल्यू इनटू नंबर ऑफ नोट्स। अब रेशियो में है तो वहां पे एक वेरिएबल लगाते हैं, ये आपको पता है। तो अब ये हो जाएगा 200x, ये क्या हो जाएगा 150x, और ये क्या हो जाएगा 50x इज इक्वल टू 4 लाख। ठीक है, तो ये हो जाएगा 400x इज इक्वल टू 4 लाख। ठीक है, 2 जीरो कैंसिल, और ये हो जाएगा 1000। तो x की वैल्यू आ गई 1000। तो इसका मतलब कि 2000 is to 3, मतलब 3000 and 5000, this will be the answer। ठीक है, चलो नेक्स्ट। find the value of find the value of x ऑप्शन ए 30 डिग्री, चलो जल्दी डायग्राम बना लो। ऑप्शन बी 60 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 140 डिग्री। एक मिनट, हम्म 140 डिग्री, ये आपने आंसर बताया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर शो कर रहा है, इसका मतलब भी कितना होगा 90 डिग्री। चारों एंगल का सम है क्वाड्रिलेटरल के 360 डिग्री। तो 70 प्लस 90 प्लस 60 कितना हो जाएगा, दैट विल गिव यू 220। यस, तो 360 डिग्री में से 220 हम क्या कर देंगे माइनस, कितना हो जाएगा 140 डिग्री। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
Okay, now coming to the next question. अब देखो, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बट वेरी इजी आंसर, यानी कि वन स्टेप में. कैसे? फाइंड x प्लस y प्लस z प्लस w. ठीक है, दिस इज द डायग्राम. This is W, this is X, this is P, Q, R, S. This one is 60 degree, Z 80 degree, and Y. ये दिया हुआ. Option A 108 degree, option B 140 degree, option C 360 degree, option D 134 degree. क्यों? ये 80 डिग्री. तो x प्लस वाई प्लस आर प्लस डब्ल्यू कितना होगा? सॉरी, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू. थ्री सिक्सटी. क्यों? यस, जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे, एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, उनका सम, कोई भी पॉलीगन हो, एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा क्या रहेगा? 360 डिग्री. ठीक है, इंटीरियर एंगल का इंटीरियर सेम रहेगा. यानी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 360, क्वाड्रिलेटरल का सम 360. फिर हाँ, तो इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होगा? फिर एक्सटीरियर एंगल्स का सम तो 360 होगा, चाहे कोई सा भी पॉलीगन हो. ठीक है, लेकिन सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होगा? फिर कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका फॉर्मूला होता है n माइनस टू इंटू 180 डिग्री. तीन साइड्स, n क्या है? नंबर ऑफ साइड्स. तो तीन साइड्स ट्राइंगल की होती हैं, तो 3 माइनस टू 1 हो गया, इंटू 180 डिग्री. ट्राइंगल का 180 डिग्री तो होता है. पॉइंट समझ में आया? ठीक है, इंटीरियर एंगल्स n पे डिपेंड करेगा. क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम कितना होता है? तो स्क्वायर भी तो क्वाड्रिलेटरल है. तो अब यहां हो जाएगा 4 माइनस टू इंटू 180 डिग्री, दैट इज 360 डिग्री. अगर एक पेंटागन हुआ तो 5 साइड्स हैं, तो ये हो जाएगा 5 माइनस टू इंटू, हम जानते हैं कितना होता है, 540 डिग्री. ठीक है, इंटीरियर एंगल्स का सम बढ़ता रहेगा डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ साइड्स. लेकिन चाहे कोई सा भी पॉलीगन हो, एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 आएगा. ठीक है, ये याद रखिएगा. तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ये होता है. अच्छा, इसको ऐसे भी लिखते हैं, n माइनस टू इंटू 180 डिग्री, फॉर्मूला भी आ सकता है. या फिर इसको लिखते हैं 2n माइनस टू इंटू 90 डिग्री.
क्योंकि 180 क्या हो जाता है 290, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं 2n-2 इंटू 90 डिग्री। ठीक है, ऐसा ना हो कि कंफ्यूज हो जाए, ओहो ये क्या आ गया। चलो कमिंग टू नेक्स्ट। In the figure, risk and clue are parallelogram. Find the measure of x. ठीक है, तो ये हो गया रिस्क RISK, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। और है आपका क्ल्यू CLUE, ये दूसरा पैरेललोग्राम हो गया। ये दिया हुआ है 120 डिग्री और ये दिया हुआ है 70 डिग्री। व्हाट वी हैव टू फाइंड x, ये निकालना है। सो द ऑप्शंस आर 50 डिग्री, B 55 डिग्री, C 45 डिग्री या D 40 डिग्री। ये एंगल x निकालना है। पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं पैरेललोग्राम में, अपोजिट एंगल्स क्या क्या रिलेशन होता है। जब तक सोचो मैं 2 मिनट बस। अपोजिट एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, मतलब क्या रिलेशन होता है पैरेललोग्राम। हम्म, इक्वल होते हैं, कैसे पता, कहाँ पढ़ा। बाहर से। हम्म, अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम में इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो देखो यहाँ पे RISK एक पैरेललोग्राम है और ये जो x निकालना है, ये x इस ट्राइंगल का पार्ट बन रहा है। तो अगर हमें ये दोनों एंगल्स पता चल जाए तो 180 में से इन दोनों का सम माइनस कर देंगे, x आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो एंगल है दिस वन, इधर देखो ये जो s है, ये इस रिस्क का पार्ट है। तो एडजेसेंट एंगल्स का सम क्या होता है 180। तो अगर ये 120 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, दूसरा CLUE एक पैरेललोग्राम है, हाँ सॉरी 60, ठीक है दैट इज 60।
और अपोजिट एंगल्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे क्लू है तो ये 70 डिग्री दिया हुआ है, तो 70 का ऑपोजिट भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो 70 प्लस 60 अब कितना हो गया, 130। अब 180 से माइनस करोगे 130 को तो कितना आएगा, दैट विल गिव यू 50 डिग्री। ठीक है, चलो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम interior angle possible for a regular polygon? A 70 degree, B 60 degree, C 120, D 90. नाइन्टी डिग्री क्यों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक रेगुलर पॉलीगन किसको कहते हैं, सारी साइड इक्वल हो, तो मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो सकता है, मिनिमम इंटीरियर एंगल। तो अगर आप एक रेगुलर पॉलीगन की बात करें जो सबसे छोटा हो, तो वो क्या होगा, ट्राइंगल। और अगर रेगुलर हुआ तो इसका मतलब ये क्या होगा, इक्विलेटरल, क्योंकि सारे साइड्स बराबर। इक्विलेटरल का एंगल कितना होता है, तो आंसर क्या होगा, ठीक है। चलो अब इसी पे बेस्ड बहुत सोच समझ के आंसर दीजिएगा। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम exterior angle possible for a regular polygon? A 120, B 90, C 70 या D 60? वन ट्वेंटी क्यों, रीजन? अच्छा ये बताओ, अगर ये एंगल सबसे छोटा है तो इसका जो ये स्ट्रेट एंगल पार्ट होगा ये सबसे बड़ा एंगल होगा ना फिर। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन है, इसका ये एंगल इंटीरियर एंगल 60 डिग्री सबसे कम। तो ऑब्वियसली इसका जो, क्योंकि उसी का बोल रहा है ना, फॉर अ रेगुलर पॉलीगन सबसे छोटा, तो उसी का जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो 120 होगा ना, तो वही मैक्सिमम होगा। अगर ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम होगा फिर। पॉइंट समझ में है, इस वजह से 120 होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या बोल रहे हैं, डायगोनल्स don't necessarily intersect at right
angles in a parallelogram, B, rectangle, C, rhombus, D, kite. You get diagonals don't necessarily intersect at right angles. Parallelogram. राइट एंगल पे नहीं करते, इसमें करते हैं। अच्छा ये बताओ, रोम्बस भी तो एक पैरेललोग्राम है, तो इसमें तो कर रहा है, रोम्बस है और पैरेललोग्राम। यहाँ पे क्या लिखा देखो, डायगोनल्स डोंट नेसेसरीली इंटरसेक्ट, नहीं होगा जरूरी उनके लिए इंटरसेक्ट करना। तो काइट में करेगा, रोम्बस में करेगा, अगर स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है तो करेगा, लेकिन रेक्टेंगल में कभी नहीं करेगा। वही मैंने कहा ना, पैरेललोग्राम अगर स्पेशल टाइप है, रोम्बस है या फिर स्क्वायर है, इसमें भी क्या करेगा, तो रेक्टेंगल में कभी नहीं करेगा। ठीक है, डोंट नेसेसरीली इंटरसेक्ट, ठीक है, एट राइट एंगल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है टू adjacent angles of a parallelogram is is r, not is, 2x plus 25 degree and 3x minus 5 degree. The value of x is A 28, B 32, C 36 या D 42. बताओ बताओ, अभी लाइव चल रहा है, नीचे कौन कौन मांग रहा है, कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, मेरे रूम में ही है। हम्म हम्म। कितना वो आंसर आया,
कैसे कर रहे हो देखो। सबको क्यों? एडजेसेंट एंगल्स हैं तो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, तो बस दो एंगल्स को आप 180 के बराबर करोगे। तो 2x प्लस 3x क्या हो जाएगा? 5x। 25 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 20। 180। तो ये क्या हो जाएगा? 5x इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 160। तो ये क्या हो जाएगा? ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स, बस दोनों को हमें क्या करना है? सम करना है। तो ये आएगा बी 32 डिग्री। ओके।